डेफिनेशन में क्या पड़ी हुई है कि एक सेट है, ग्रुप, इसको हम बोल रहे हैं, ऑपरेशन है हमारा स्टार, ठीक है। ये जो स्टार ऑपरेशन के ऊपर जो जी नाम का जो सेट है वो ग्रुप बना रहा है, समूह बना रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी तो जरूर होगी। एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, तत्समक, ठीक है, आइडेंटिटी जरूर होगा। तो तत्समक अगर अवयव है तो उसको हम ई से शो करेंगे, पहली बात। ठीक है, तो ई से शो करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट आप जी में से उठाएंगे, अवयव लेंगे, ठीक है, कोई भी अवयव उठाओगे और उसको ई के साथ सॉल्व करोगे तो आंसर आपको वापस ए मिल जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा जो एलिमेंट है ये पूरे सेट में एक ही होगा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दो नहीं है, एक ही है, पहली बात। ये हमें प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम नंबर 3 हमारी, समझ लो। स्टेटमेंट बुक से लिखना है, प्रूफ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रूफ समझ लो बस केवल। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 जिसकी हेडिंग है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक की अद्वितीयता, इस नाम के साथ आएगा तो स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी सेट, कोई भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये हमेशा यूनिक होता है। ये कैसा होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो यूनिक बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई सेट अगर इनफाइनाइट है तो हर एक एलिमेंट को हम चेक तो नहीं कर सकते हैं, एवरी एलिमेंट। हम क्या करते हैं, उस जैसा दूसरा हम एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। यही तो करते हैं कि भाई इस जैसा मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है, एक अवयव है, और जो कि सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ये मैं मानूंगा कि ई अकेला नहीं है, इसके जैसा एक और है। अब अगर कहीं दोनों वैल्यू, एक को ई और एक को इवन बोल देते हैं, दोनों अगर बराबर हो गए तब तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो भाई दोनों जब दो बराबर हो गए तो यूनिक हो ही जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर नहीं है और दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो फिर अद्वितीय नहीं कह सकता, यूनिक नहीं हो सकता। तो हमें इनफाइनाइट एलिमेंट को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल दो एलिमेंट हम मान लेंगे। ठीक है, प्रूफ में मान लेते हैं जी में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी हैज टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। माना जी में दो तत्समक अवयव हैं। ठीक है, अब वो तत्समक अवयव कौन से हैं, ठीक है, दो तत्समक अवयव ई तथा ई1, ऐसे नाम दे देते हैं, है ना, ई एंड ई1, ये दो एलिमेंट हम मान लेते हैं। अब दो एलिमेंट हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम होगी। भाई आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एलिमेंट जी में से उठाओ, ई के साथ सॉल्व करो तो आंसर ए आएगा, और अगर ई1 के साथ सॉल्व करेंगे तब भी मुझे ए मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम ए को ही जगह, ए को क्यों उठाएं, ई1 को हम एक ही जगह ले लेते हैं एक बार, और एक बार एक ही जगह ई को ले लेते हैं। दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं, आपस में सॉल्व कर लेते हैं ई और ई1 को। और अगर ई को ई1 के साथ सॉल्व करते हैं तब क्या आंसर आएगा, भाई ए को आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करने में तो आंसर ए आ जाता है, बट ई को अगर ई1 के साथ सॉल्व करेंगे तब आंसर क्या आता है, हमेशा तो वही नंबर आएगा जिसको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा भाई आप किससे आइडेंटिटी मानते हो, ई1 को आइडेंटिटी मानते हो, इसको तत्समक मानते हो तो आंसर ई दे देगा जी। और अगर ई को आइडेंटिटी मानते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, ई1 आ जाएगा। दोनों ही केस में दोनों वैल्यू तो बराबर है ना, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी दो नहीं हो सकती, एक ही होगी, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय यूनिक होने के लिए एक ही वैल्यू होना चाहिए, दो अलग अलग नहीं हो सकते। तो पहले हम काम करते हैं, ई1 को या ई को किसी एक को आइडेंटिटी मान लेते हैं। तो लेट ई बी एन आइडेंटिटी, ठीक है,
ई को तत्समक मानने पर, तो जैसे हम ई को आइडेंटिटी मानेंगे, ई ओवर ई1, हमने स्टार ऑपरेशन लिया हुआ है। अब बुक में आप जो ऑपरेशन लिखोगे वही, मतलब स्टेटमेंट में जो ऑपरेशन लिखोगे वही लिखना है ना। मैं स्टार लिख रहा हूँ तो आपको स्टेटमेंट में भी स्टार ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। ई, तो ई अगर आइडेंटिटी है तो आंसर आपका क्या जाएगा, ई1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बट इफ ई1 इज एन आइडेंटिटी, परंतु यदि ई1 तत्समक हो, उस केस में अगर ई1 आइडेंटिटी है तो आंसर आपका क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों से फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई ई1 की जो वैल्यू है वो ई स्टार ई1 है, और वही वैल्यू आपकी ई की है। तो इस मीनिंग क्या हुआ, ई1 इक्वल टू ई, तो दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं अतः समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रूफ, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका जो है वो यूनिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो बताती है कि इनवर्स यूनिक होना चाहिए, जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है जी स्टार, जी आपका सेट है, स्टार आपका ऑपरेशन है, स्टार संकारक है, जी आपका समुच्चय है। ठीक है, इसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, तो चार नियम बनेंगे। चौथा नियम क्या होता है कि भाई ए एक एलिमेंट और एक बी है, दोनों को सॉल्व करने पर अगर आंसर आइडेंटिटी आता है तो इसमें जो बी जो है वो ए का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, ए का प्रतिलोम बी कहलाएगा। तो अगर ए का इनवर्स बी है, यानी कि ए को ए इनवर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। हम ऐसा लिखे तो ज्यादा बेटर है, या फिर ए इनवर्स को ए के साथ सॉल्व करें तब भी आइडेंटिटी आएगा, तब समझ आएगा। तो आपकी बात ये होगी। ठीक है, लेकिन अब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो इनवर्स है, किसका इनवर्स है, ए का, ये वैल्यू भी यूनिक होगी। ऐसा नहीं कि ए के दो इनवर्स निकल आए, एक बार ऐसा ए इनवर्स आ जाए और एक बार आपका ए डैश इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ए के दो इनवर्स नहीं हो सकते हैं, एक ही इनवर्स होगा। ठीक, तो हम एक बार मान लो ए इनवर्स मान लें, एक बार ए डैश मान लें, ऐसा नहीं है भाई। एक बार अगर ए इनवर्स मानोगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आइडेंटिटी आएगा, और ये कंडीशन मानते हो तो ए स्टार ए डैश, ये भी आइडेंटिटी आएगा। और जब जब दोनों ही आइडेंटिटी मिलेंगे, तत्समक मिलेंगे, तो ये दोनों वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी। और आपको पता है जी आपका समूह है, ग्रुप है, और ग्रुप में एक नियम हमने बढ़ा दिया है, राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वाम और दक्षिण निरसन नियम। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट वाला ए कैंसिल हो जाएगा, और आप क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। वाम निरसन नियम से हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स और ए डैश दोनों बराबर है, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये दोनों एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप इसका नाम बदल दो तो ये अलग हो जाएगा, ये एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनवर्स कर रहे हो ठीक है, लेकिन इनवर्स निकालने पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो हमेशा ठीक है, जो आपके पास वैल्यू होगी वो कैसे भी यूनिक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, उसका थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम नंबर 4, स्टेटमेंट अपने आप लिखना, प्रूफ हम लिख देते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि इसमें दो इनवर्स हैं और आइडेंटिटी अपनी एक ही है, वही की। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट हमने उठाया जी में से, और साथ में एक आइडेंटिटी भी चलेगी, एंड ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है,
और ई भी हमने कहां से लिया, जी में से। ई क्या है, आइडेंटिटी तत्समक अवयव, तो किसमें आइडेंटिटी है, जी में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है ई जी में तत्समक अवयव है, ठीक है। तो हमने ए लिया है, ई लिया है। अब मान लेते हैं कि ए के दो इनवर्स आ रहे हैं, लेट ए इनवर्स एंड ए डैश और टू इनवर्सेस ऑफ ए इन जी, ठीक है। माना ए के दो प्रतिलोम ए इनवर्स और ए डैश है, ठीक है। तब अब जब आपके दो इनवर्स हैं तो ऑब्वियस बात है भाई, एक बार ए को ए इनवर्स के साथ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो आंसर आपका आइडेंटिटी ई आएगा, ठीक। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हम ए को ए डैश के साथ सॉल्व करें या ए डैश को ए के साथ सॉल्व करें, तब भी आंसर मेरा आइडेंटिटी ही रहेगा, तत्समक ही रहेगा, ठीक। अब इस हिसाब से देन तब इक्वेशन 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए स्टार ए डैश, दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल है। कहां से लिखा हमने, फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। और बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में लेफ्ट और राइट दोनों कैंसलेशन लॉ होते हैं। वाम विल्सन नियम से क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश, दोनों वैल्यू हो गई हमारी बराबर। इसका मतलब फाइनली इसमें जो इनवर्स है वो यूनिक है, therefore inverse of A in G is unique। A का G में प्रतिलोम अद्वितीय है, ये हो गई हमारी सेकंड फोर्थ नंबर थ्योरम, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत आगे तक चलेगी, ये काम करेगी, थ्योरम नंबर 6 नंबर, अच्छा 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। जैसे हमारी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ, है ना, विल्सन नियम, वो पूरे में आपको एंड तक काम करेगा। वैसे थ्योरम नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, बहुत हेल्प करेगी आपको एंड तक। इसमें बताना है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक के लिए बात हो रही है, प्रत्येक ए जो जी में से आ रहा है के लिए, ठीक है, कोई भी ए लेंगे, ए इनवर्स, इसका जो प्रतिलोम होगा वो ए होगा, ठीक है, इनवर्स ऑफ इस ए। कहने का मतलब ये देखो, हमने इनवर्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, तो ए स्टार बी की वैल्यू आइडेंटिटी थी, तो हम बोलते थे कि भाई बी जो है वो ए का इनवर्स है, बी जो है ए का प्रतिलोम है। तो उसका उल्टा भी सही है भाई, ए जो है वो बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, दोनों उल्टा एक दूसरे के लिए सही है कि भाई बी जो है इनवर्स है, प्रतिलोम है, किसका इनवर्स है, ए का। ऐसे ए भी मेरा इनवर्स है, किसका इनवर्स है, बी का, एक दूसरे के लिए सही है, ठीक। और जब हम इसमें क्या लिखते थे कि अगर बी ए का इनवर्स है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी ए का प्रतिलोम है, तो बी की जगह हम क्या लिख देते थे, ऐसा सिंबॉलिकली ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका उल्टा भी सही होगा ना, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स आपको क्या मिलेगा, ए मिलना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है।
यही आपको प्रूफ करना है कि भाई ए इनवर्स का जो इनवर्स है, प्रतिलोम का प्रतिलोम, ए इनवर्स का जो इनवर्स है, ए इनवर्स का प्रतिलोम, वापस आपको ए मिलना चाहिए, यानी कि दैट इज, अर्थात ऐसा बोलें कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो वापस आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यही आपको प्रूफ, ठीक। ये हमें करना प्रूफ, काम करते हैं, मान लेते हैं ई तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के बिना तो इनवर्स चलेगा नहीं, आइडेंटिटी, ठीक है। माना ई बिलोंग्स टू जी, तत्समक जब है ई जो है वो तत्समक ऑपरेटर है। ठीक है, अब इन ई आ गया, अब इनवर्स लेते हैं बाय इनवर्स एक्सियोम, प्रतिलोम नियम से। प्रतिलोम का नियम क्या कहता है कि अगर ए कोई एलिमेंट जी में से उठाओगे तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी जी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। और इनवर्स को हम सॉल्व करेंगे ए के साथ, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ई मिलना चाहिए। और ऐसा सभी ए के साथ होता है भाई, हर एक ए का इनवर्स मिलेगा ही, है ना। तो ये तो हमारे पास है प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन। अब जब ए उठाएंगे तो इनवर्स मिलेगा ना, अब इनवर्स उठाते हैं, ठीक है, फिर से अगेन बाय इनवर्स एक्सियोम, पुनः प्रतिलोम नियम से। पहले हमने ए एलिमेंट उठाया था ना, इनवर्स मिला था, अब हम ए इनवर्स उठाएंगे, ठीक है। तो मुझे इसका भी इनवर्स मिलेगा, किसमें, जी में। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आइडेंटिटी तत्समक, ठीक है। तो इनवर्स इनवर्स, और एक काम करते हैं पलट के लिखते हैं ताकि फर्स्ट के जैसा ये बन जाए, तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं इसे। तो ए इनवर्स का सॉल्व करेंगे ए इनवर्स इनवर्स के साथ, तो जो आंसर आ रहा है वो आइडेंटिटी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड का आंसर आइडेंटिटी है, तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो फिर से लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से, वॉन निटसन नियम से आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी बराबर। इस तरीके से हम प्रूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से बराबर करते हैं, वॉन निटसन नियम लगा दें, लेफ्ट कैंसलेशन लो। तो जो प्रूफ करना है, जो हमें ये प्रूफ करना है वो पार्ट आ जाएगा बाय 1 एंड 2, एक और दो से, ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लो, वॉन निटसन नियम से। ये आपको प्रूफ हो गया कि इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालोगे तो वापस फिर से आपको ए मिल जाएगा। एक बार इनवर्स में इनवर्स मिलेगा, दूसरी बार में फिर से दोबारा ए मिल जाता है। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गई नंबर 5। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6 ये कहती है, इसका नाम है रेसिप्रोकल लॉ। व्युत्क्रम नियम, रेसिप्रोकल लॉ ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट में उठाता हूं कहां से, जी में से, दोनों को सॉल्व करेंगे तो नियम ये कहता है कि भाई सॉल्व करने पर आंसर जी में आना चाहिए, ठीक है, पहला नियम। और इसका इनवर्स भी मिलेगा मुझे, जो भी जी के एलिमेंट होंगे, जी का कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका इनवर्स मिलेगा। तो इसका इनवर्स जो है मुझे बी का इनवर्स और ए का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, सॉल्व करने पे मिलता है, मतलब बराबर, ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं कि ए स्टार बी का जो इनवर्स है, प्रतिलोम है, वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है।
इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ व्युत्क्रम नियम। ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसे ही है कि ये वैल्यू मेरी ए है और इसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आता है, बी आता है ना। इनवर्स निकालने पे मेरे को वैल्यू क्या मिलती है, बी मिलती है। तो किसी भी नंबर का इनवर्स जब बी होता है तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। मतलब कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो आंसर का आइडेंटिटी आ गया। तो बनी बनाई बात है कि बी की वैल्यू ए इनवर्स है। ये आपका पूरा बी है और ये पूरा आपका ए है। ठीक है, ए का इनवर्स किसके बराबर है, बी के। तो ए का इनवर्स बी के बराबर जब होगा जब इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तत्समक मिलना चाहिए। तो परिभाषा आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है सारी, वो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी लाइन में क्या ये बोलना चाह रहे हैं, लैंग्वेज, इसकी भाषा। ठीक है, तो पहले तो प्रूफ में समझ में आ रहा है कि भाई ए का इनवर्स मुझे बी ये बताना है। तो बाय इनवर्स एक्सियोम प्रतिलोम नियम से, प्रतिलोम नियम क्या कहता है कि ए बी अगर जी में से उठाएंगे तो दोनों के इनवर्स आपको जी में मिलेंगे, ए का भी और बी का भी। ठीक है, और साथ में मुझे ए स्टार भी चाहिए और इन दोनों को सॉल्व भी, दोनों को सॉल्व करना है, ए बी को भी और उसको भी। तो मेरे लिए दोनों वैल्यू जो आएंगी वो भी जी में मिलनी चाहिए। तो नियम नंबर 1, बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर एक्सियम, संवरक नियम से भाई ए और बी दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर जी में मिलेगा, और बी इनवर्स ए इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरे को आंसर जी में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू है ए स्टार बी, ये आपको मिल गया बी में, और ये राइट हैंड में जो वैल्यू वो भी आपको बी में मिल गया। अब मुझे ये बताना है कि ये जो एक दूसरे के इनवर्स है, प्रतिलोम है, यही तो बताना है कि तभी तो इनवर्स लगा हुआ है साइन। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम, पावर इसी के ऊपर -1 है ना, प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक, अब प्रूफ करना है तो ऑब्वियस बात है दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तत्समक आ गया तो ठीक है भाई, दो नंबर जिनको सॉल्व करने पर आइडेंटिटी आता है तभी वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो अब काम करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्टार बी और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इन दोनों को किया जाए सॉल्व। ठीक, सॉल्व करने के लिए पहले तो ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, और ब्रैकेट चेंज करने का नियम कौन सा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, याद हो गए अब तो। आप नियम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, कौन सा लिखोगे, एसोसिएटिव लॉ, साचर नियम। ठीक है, तो बी और बी इनवर्स, बी और बी का इनवर्स तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आइडेंटिटी के साथ तो ये तो डेफिनेशन होगी ना कि कौन सा नियम है ये, बाय इनवर्स एक्सियोम ही तो हमने लिखा कि बी स्टार बी इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी ई होती है, प्रतिलोम नियम से कि बी और बी का प्रतिलोम सॉल्व करोगे, इनवर्स लगाओगे तो आपको आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हम आइडेंटिटी के साथ तत्समक के साथ सॉल्व करेंगे तो मुझे वापस ए इनवर्स मिल जाएगा। ये कौन सा नियम है, बाय इनवर्स लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी एक्सियम, तत्समक का नियम लगा, और अब दोबारा से ए और ए का इनवर्स सॉल्व हो रहा है, आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये आपका फिर से इनवर्स का नियम आ गया। वही गिनती के 5-6 नियम है, आपको याद होने चाहिए कौन सा नियम कब लग रहा है, प्रतिलोम नियम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि भाई ये तो आइडेंटिटी आ गया, यानी कि तो बात खत्म हो गई, प्रूफ हो गया।
ये तो हमें प्रूफ करना था कि एक दूसरे का इनवर्स है ये, है ना, ये जो लाइन हमें प्रूफ करनी थी वो यही तो थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स को सॉल्व करने पर आंसर ई आता है। इसी प्रकार भाई ए स्टार बी आपने क्या सॉल्व किया, ए स्टार बी इक्वल टू ई, उल्टा भी तो सॉल्व करते हैं, एक और दो बार करना पड़ता है। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि बी स्टार ए और ए स्टार बी उल्टे में सॉल्व करें तब भी आंसर आप ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं बाय डेफिनेशन, बाय इनवर्स एक्सियोम, प्रतिलोम अभिग्रहित से, प्रतिलोम नियम से हम ये बोल सकते हैं कि ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, इसका बहुत यूज है। अब हम जो प्रूफ करने वाले मुझे है कि 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है। ठीक है, केवल 3 एलिमेंट है, अगर है तो वह अबेलियन जरूर होगा, आबेली जरूर होगा। तो नाम पहले आपको समझना नहीं, आपको प्रूफ करना क्या दिया क्या है। आपको दिया एक सेट जी, ठीक है, एक समूह दिया हुआ जी जिसमें 3 एलिमेंट है, जिसमें एक को आइडेंटिटी कंफर्म हो गई होगा, बाकी 2 और हम ले लेते हैं ए बी। ठीक, अब ये 3 एलिमेंट है, ये क्या है, ग्रुप है। ग्रुप मतलब इसमें ये 4 नियमों का पालन करते हैं, ये समूह है। और आपको ये बताना है कि आबेली है, अबेली है, तो आपको एक नियम बताना है, कौन सा, कम्यूटेटिव, वो क्रम विनिमय। ठीक है, बाकी 4 नियम तो ये फॉलो करता ही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं लेट जी जो है उसमें 3 एलिमेंट है, एक ई, दूसरा ए, तीसरा बी। ठीक है, तो ये मेरा 3 एलिमेंट का ग्रुप है, तो बी ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 3 अवयवों का समूह है। ठीक, अब इसमें ई को हमने आइडेंटिटी बना रखा है, तो वो भी लिख देते हैं, वेयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां ई तत्समक अवयव है। ई के बारे में तो कंफर्म हो गया, ये मेरा आइडेंटिटी है, और तीनों 3 एलिमेंट है, तो तीनों अलग अलग होंगे भाई, तीन में से कोई 2 एक जैसे तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात है। और ई, ए और बी तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है, तभी काउंटिंग 3 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे। पहला केस देखो, ई का इनवर्स तो ई होगा हमेशा, याद रखो, ई का इनवर्स हमेशा क्या होगा, ई होगा। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, ए का इनवर्स या तो ए होगा या बी होगा वापस फिर से। तो मैं पहले इस सिचुएशन में लिख रहा हूँ, ए का इनवर्स ए और बी का इनवर्स बी है। ठीक, इस कंडीशन पर मुझे एक ही कंडीशन बतानी है बस अबेलियन के लिए, कौन सी, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता क्या करते हैं भाई, कोई भी 2 वैल्यू सॉल्व करते हैं, आंसर आपको मतलब ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है, तो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ कर लेंगे तो हो गया प्रूफ आपका। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, हम इसमें 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, है ना, हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो एलिमेंट्स आर जैसे सेल्फ इनवर्स, स्वयं के प्रतिलोम है, अवयव स्वयं के प्रतिलोम है, हमने पहली स्थिति ये मान ली। ठीक है, तो देन बाय क्लोजर एक्सियोम, तब संवरक नियम से, संवरक नियम क्या कहता है भाई, कोई भी 2 वैल्यू उठा लो, सॉल्व करोगे, आंसर आपको जी में ही मिलेगा, ए और बी को सॉल्व करने पे। ठीक है, और इसका जो इनवर्स निकालोगे वो भी जी में मिलेगा। लेकिन
यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर आपको जो भी वैल्यू होगी ए बी की वैल्यू जी में मिलेगी। तो 3 ऑप्शन है अपने पास ए बी की वैल्यू के, या तो इसका आंसर ई आएगा या ए आएगा या फिर बी आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा ना। और जब इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स, भाई ए का इनवर्स कौन है, ए, बी का इनवर्स कौन है, बी, सी, और ई का इनवर्स कौन है, ई। तो ए बी का इनवर्स जो है वो वापस मुझे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है भाई, हर एक खुद का ही इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स मुझे वापस ए बी मिल जाएगा। और अभी मैंने पिछली थ्योरम जो पढ़ी थी, आपको याद होगा, ए स्टार बी इनवर्स क्या था, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब स्टार ऑपरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बीच में अंडरस्टूड है कि स्टार ऑपरेशन आएगा। मैं इतनी बार हम स्टार लिख चुके हैं, हमें समझ में आ गया कि बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन तो होगा। ए और बी आपस में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, केवल बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो बीच में ऑपरेशन नहीं भी लिखोगे तब भी है, तो हम सिंपल डॉट लगा देते हैं, कुछ भी है ना, ओ लिख दो, स्टार नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कुछ नहीं लिखोगे तब भी आपका वो बीच में ऑपरेशन रहेगा। तो इनवर्स सॉल्व करोगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी। अब एक बात बताइए, बी इनवर्स की वैल्यू आपकी, बी इनवर्स की वैल्यू बी है और ए इनवर्स की वैल्यू ए है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया, बी तो दिया ही है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, देयरफॉर जी इज अबेलियन। पता जी अबेली है, क्योंकि अबे ग्रुप तो पहले से ही था, 4 नहीं तो पहले से था, अबेलियन के लिए एक ही नियम चाहिए था, ए बी इक्वल टू बी ए, वो हमने पहले केस के लिए कर लिया प्रूफ। अब हम सेकंड केस पे आते हैं, केस नंबर 2। अब एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये बुक में से नोट कर लेना आराम से कि ए का जो इनवर्स है वो ए नहीं है और बी का जो इनवर्स है वो बी नहीं है, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियस बात है, जब ए का इनवर्स जब ए नहीं है तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ई या फिर ए। ठीक है, अगर ए का इनवर्स ई है मान लो, ठीक है, अगर ए का इनवर्स ई है तो वापस आपको इनवर्स ले, इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स आपको से ए मिलेगा, थ्योरम नंबर 5। और ई का इनवर्स आपको क्या मिलेगा, ई। तो ए की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, ई के, जो कि हमारा नियम क्या कहता है, ई ना तो ए के बराबर ना ही बी के बराबर है। इसका मतलब एक ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ए का इनवर्स यही हो सकता था, कोई और तरीका नहीं हो सकता था। ठीक है, ए का इनवर्स ए नहीं होगा, पर ए का इनवर्स ई नहीं होगा, तो ई का इनवर्स होगा बी होगा, तो ए का इनवर्स आपको क्लियर होगा बी। ऐसे बी का इनवर्स या तो बी ए होगा या फिर ई होगा। अब ई हो नहीं सकता, क्यों, अगर ई हुआ तो फिर बी और ई दोनों बराबर जाएंगे इसी तरीके से, और तब ए की कंडीशन होगी कि बी इनवर्स की वैल्यू ए होगी। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लो इसी प्रकार से, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए ए इनवर्स, ठीक है, और बी ए की वैल्यू सॉल्व कर लो तो बी बी इनवर्स, तो इस तरीके से दोनों वैल्यू बराबर जाएगी, ए बी इक्वल टू बी है। तो हम जब प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि हो गया प्रूफ, खत्म बात, कि इसको सेकंड केस बुक में से नोट करना आराम से। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो है अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्लियर।